जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में परावर्तन के नियम, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, तो हम इस पे बात करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है, देखिए नाम से क्या लग रहा है, ऐसा दर्पण जो गोल हो, ठीक है, या ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। अब ये दर्पण जो होता है कि होता कैसे है, तो जैसे आप बॉल देखे हैं, बॉल मटका देखे हैं, एक मटका लीजिए और साइड से उसको कट कीजिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए वो मटका किसका हो, शीशे का हो, ठीक। अब जब कट कर लेंगे साइड से, तो साइड में आपको कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से, यूं, ठीक है। अब एक पार्ट ऐसे दिखेगा और दूसरे पार्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, देखिए अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, दबे हुए पार्ट को बोलते हैं अवतल, ठीक है, अवतल, इंग्लिश में कॉनकेव। और जो बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाला सरफेस होता है, इसको बोलते हैं उत्तल। कौन सा तल, उत्तल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कब बनता है, जब ये खोखला गोला है, इसको साइड से ऐसे कट किया गया, तो साइड से कट किया गया तो कुछ ऐसे दिखने लगा, ठीक है। और कट करने के बाद साइड से हम ये दो भाग इसके निकले, दोनों भाग को, एक को हम अंदर से पॉलिश कर दिए और एक को बाहर से पॉलिश कर दिए। तो किसी जब कांच के टुकड़े को एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। और इस परावर्तक पृष्ठ पे प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दबे हुए भाग को पेंट किए, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब ये दर्पण बन चुका है। और इसका नाम क्या होगा, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ है और उभरा हुआ तल क्या है, इस पे लेप लगा हुआ है, पेंट किए हुए हैं। अच्छा, किससे पेंट करते हैं हम इसको, एजी या एचजी से, ठीक है, सिल्वर या पारा से, क्लियर है। तो सिल्वर या पारा लगा के उस पर लेड ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं कि सिल्वर या पारा का उस पर से पेंट ना उतरा करे, ठीक। अब देखिए ये चीज क्लियर हुआ। गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण एक, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ याद रखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी जैसा हम दिखाएंगे ऐसे, तो दबे हुए भाग से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण, ठीक है। और इसके उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, अंदर की तरफ क्या है, पेंट लगा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये थोड़ा 3D में फिगर बना पड़ा था, यहाँ पे किसी का 2D फिगर बना हुआ है, सरफेस दिखाया जा रहा है, ठीक है। दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है तो इसलिए इसका नाम अवतल दर्पण, और ये उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है इसलिए इसका नाम उत्तल दर्पण, ठीक। इनकी कुछ परिभाषाएं हैं, किस प्रकार की परिभाषाएं हैं थोड़ा देख लीजिए। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण क्लियर हो गया, गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, पहला समतल, दूसरा
गोलीय दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होता है उसका तल क्या हो, समान हो हर जगह से, इसे हम समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका तल क्या हो, वक्राकार हो, गोलाकार हो, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्लियर है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का। दर्पण के मुख्यतः यह प्रकार है क्लास 10 पे। चलिए, अब दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र वगैरह वगैरह ये सब होता क्या है, हम आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि कोई भी दर्पण बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक गोले की ज़रूरत होती है, गोले को काट के दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, तो एक इस गोले का सेंटर क्या होगा, इस गोले का सेंटर होगा सी। ठीक, अब देखिए सी से अगर गोले से कहीं से भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, ये कहलाती है रेडियस, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पे ये बेस है पहला इसका, कि अगर हम पूछे यहाँ पे आपसे कि इस गोले का वक्रता केंद्र क्या होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, तो यह दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस केंद्र के इस दर्पण से जो दूरी होगी वो कैपिटल आर होगी। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर लेते हैं। इसके बाद इससे पहले आता है, पहले नंबर पे है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, हमारे दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ठीक, जो हमारे दर्पण को दो बराबर भागों में क्या कर सकता है, बांटता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। क्लियर, जो हमारे दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अभी हम जैसा आपको बताएं, खोखले गोले का जो भाग होता है, इस खोखले गोले का जो केंद्र था वही केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे ढंग से देख लीजिएगा कि हमारे पास एक दर्पण था, ठीक, जिसके दबे हुए भाग को हमने क्या किया था, पेंट किया था। इधर गोला इधर से होगा तो सेंटर कहाँ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये क्या था, पोल था, ध्रुव था, जो हमारे दर्पण को दो बराबर भागों में बांट रहा था। ठीक, और पोल से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या बोले हैं, वक्रता त्रिज्या। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक, इसी प्रकार अवतल दर्पण ये रहा, इसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या होगा, पेंट होगा, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होगा। ये P हो गया जिसे हम ध्रुव कहते हैं, और ये C हो गया जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। P और C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, P व C के बीच की दूरी। क्लियर, आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। आइए देखिए, किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइए कि हम लोग का भी मोटिवेशन
बढ़े, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें आपके लिए। मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहाँ पे आपको एक बार हम अच्छे समझाते हैं, फिर वो डायग्राम पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा कौन सा दर्पण है, आपको पता होगा, अभी तक बता चुके हैं आपको, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण पे यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष सी पी, अभी इसका नाम बताया हम, क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के अगर समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो टकरा के जिस बिंदु से होकर जाएंगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है ना। यहाँ पे अवतल में ये कौन सा था, अवतल दर्पण, परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में जिस बिंदु से जा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, मुख्य फोकस। और उत्तल में ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकरा के क्या होगी, इधर की तरफ फैल जाएगी। थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक। इसको हम पीछे मीट कराएंगे। तो जिस बिंदु पे ये मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, देख लीजिए कि सभी किरणें क्या हो रही थी, अवतल के पृष्ठ पे आपतित हुई, आपतित के बाद यहाँ से परावर्तन हुआ, और परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पे मिली उन्हें हम मुख्य फोकस कहे हैं। यहाँ पे भी जिस बिंदु पे मिली उन्हें हम मुख्य फोकस कहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, क्लियर है ना यहाँ तक, बढ़े आगे चलिए। फोकस दूरी, फोकस तल, थोड़ों दोनों को समझिएगा। ये मेरा उत्तल दर्पण, एक और समझ लीजिए, इधर ही समझ लीजिए, दोनों को एक साथ समझाते हैं आपको। ये अवतल दर्पण, ठीक। यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपतित हुई तो ये प्रकाश की किरणें फैल गई थी, और जिस बिंदु पे ये मिले थे उस बिंदु को हमने मुख्य फोकस कहा, और ये वक्रता केंद्र, ये अपना ध्रुव, ठीक। यहाँ पे मुख्य अक्ष के साथ चलने वाली प्रकाश की किरणें या समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहीं तो ये परावर्तन के पश्चात मिलेंगी, जिस बिंदु पे परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या कटती हैं उन्हें हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या रहा, पोल, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है फिगर। चलिए, P से F के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस, सॉरी फोकस दूरी क्या कहते हैं, ये F कैपिटल F है, मुख्य फोकस, और स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी, दोनों फर्क समझिएगा, ठीक है। यहाँ से F से P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, ठीक। अब फोकस तल क्या होता है, ये समझ में आया इतना, सुनिए। फोकस के लंबवत, फोकस के लंबवत परपेंडिकुलर तल को फोकस तल कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। फोकस के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, क्लियर है, फोकस के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। कोई दिक्कत, सुनिए। अब क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो ये फोकस पे मिलती हैं, लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही हैं तो कहाँ मिलती हैं, फोकस तल में। अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है तो कहाँ मिलती है, फोकस तल में। जैसे कि दिखा दे रहे हैं, अभी आगे हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रहा P से F। मान लीजिए प्रकाश की किरणें ऐसे आए
ठीक है। तो ये टकरा के कहाँ जाएंगे, दूसरे साइड से। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस पे डालें तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जहाँ कट की एक दूसरे को, वो कौन सी जगह है, फोकस तल है, ठीक है। तो ये फोकस तल में आएगी, दोनों रेखाएं समांतर है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हो जाता है थोड़ा बहुत ना। चलिए अब आता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या बताएं हम आपको, कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में क्या रिलेशन है, ठीक है। या इनका रिलेशन पूछता है, रिलेशन क्या है भाई, F और R में। तो याद रखिएगा F और R का रिलेशन क्या है, F इक्वल्स टू होता है R/2, ठीक। F इक्वल्स टू होता है R/2, या फिर आप बोल सकते हैं R इक्वल्स टू होता है 2F। मतलब यहाँ पे जो ये फोकस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये इसके आधा है, ये इसके आधा है, मतलब ये इसके क्या है, दोगुना है, दिख रहा है, दोगुना है R। कोई दिक्कत, ये संबंध है, सिंपल सा संबंध है, समझ क्लियर, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक टर्म याद रखिएगा हमेशा कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे आपतित होती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी, ठीक। सेकंड, अगर ये उत्तल दर्पण पे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक, तो ये अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात वो, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, तो जिस बिंदु से, देखो ये चली गई, अगर हम तुमसे पूछे ये कहाँ से आ रही होगी, तो तुम कहोगे ना सर अंदर से कहीं आ रही होगी, तो कहाँ से अंदर से आ रही होगी, तो मीट कराओगे। तो जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों जगह पे आप परावर्तन तो देख लिए, हम परावर्तन पढ़े थे तो हमको ये पता है कि भैया परावर्तन अगर होता है, ये रहा आपतित किरण, ये रहा अभिलंब, ठीक है, और ये रहा परावर्तित किरण, क्लियर। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण है, एंगल I और R बराबर होता है, और इस बिंदु पे, जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और परावर्तित हुई, इस बिंदु पे एक बनता है अभिलंब, ठीक है, तल के लंबवत। वैसे ही अगर हम बात करें अवतल या उत्तल दर्पण का, कोई भी दर्पण हो वो एक छोटे छोटे समतल दर्पण से मिलकर बना है। अगर समतल दर्पण से मिलकर बना है तो यहाँ प्रकाश आपतित हुई, तो यहाँ पे इस बिंदु से एक समतल दर्पण की वो अगर हम बोले स्पर्श रेखा खींचे तो ये बिंदु हो गया, और बिंदु के लंबवत अगर रेखा खींचे तो यह लंबवत रेखा जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष के काटती है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। चलिए यहाँ पे भी परावर्तन के पश्चात अगर हम मीट कराते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं, देखिए आपतन बिंदु था, यहाँ से इसको हम मीट करा के आगे लेके जाते हैं, तो ये जिस बिंदु पे कट करता है उस बिंदु पे अभिलंब बनता है, ठीक। और याद रखिएगा अगर कोई भी रेखा दर्पण के किसी भी भाग से सेंटर तक आती है वो R के बराबर होती है। कहाँ, किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, एक तरह से त्रिज्या होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, एक तरह से त्रिज्या होगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ये क्या है, अभिलंब है, और अभिलंब जितने भी अभिलंब होंगे वो सारे के सारे किस पे जाएंगे, मुख्य अक्ष पे जाएंगे, क्लियर। जितने भी अभिलंब होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, मुख्य अक्ष पे जाएंगे। चाहे प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष से। यहाँ पे आपतित हो, यहाँ से बनाएंगे तो कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पर। आ रहा है बात समझ में। तो कहीं से भी अगर प्रकाश दर्पण पे आपतित होती है, वहां पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो वो अभिलंब वक्रता केंद्र पर जाके मिलेगा। ठीक, चलिए नया टॉपिक नए जोश के साथ पढ़िए, जोश बनाए रखिएगा,
तो टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जोश खत्म, टॉपिक का मजा खत्म। और देखिए फिजिक्स इमेजिनेशन है। अगर आप इमेजिनेशन करना जानते हैं, अगर आप कर सकते हैं, नहीं जानते हैं अगर कर सकते हैं तो फिर ये आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर सपोज कीजिए इमेजिनेशन का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या मतलब समझते हैं आप इमेजिनेशन से? इमेजिनेशन का मतलब है, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बाबू आम, तो आपके दिमाग में आम बनने, ना कि आम बोले और अंगूर बने। ठीक, तो भाई इमेजिनेशन कर सकते हैं आप। आम बोलने पर अंगूर बने तो नहीं कर सकते। अब हम आम बोले हैं तो बहुतों के ख्याल में आ रहा होगा बड़का आम कि छोटका आम, ठीक है, कि पाका आम कि कच्चा आम। सब लोग अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम स्पेसिफाई कर दें कि दशहरी आम, तो अब सबके दिमाग में दशहरी आम है, दशहरी आम पका हुआ, तो अब सबके दिमाग में वही है। ठीक वैसे ही अगर हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी बातों को सुन के, उसके वर्ड को सुन के, उस वर्ड का मतलब का इमेजिनेशन आप कर लेंगे तो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और 100% दावे के साथ कह रहे हैं। सुनिए, वस्तु किसे कहते हैं भाई, और प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हम प्रकाश के समक्ष में ये बात कर रहे हैं ना, प्रकाश के तात्पर्य में ये बात कर रहे हैं। तो जिस जगह से प्रकाश आपतित होती है इसे हम वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जिस जगह से प्रकाश आपतित होती है उसे हम वस्तु कहते हैं। और आपतन के बाद प्रकाश दर्पण पे पड़ती है तथा पड़ने के बाद परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश आया, ये भी आया, कटा, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समझ में आ रहा है? वस्तु, प्रकाश के संपर्क समझ में हम पूछे वस्तु क्या होता है, तो सर जिस जगह से प्रकाश आपतित होती है, किसी दर्पण, किसी लेंस, किसी के भी सामने, ठीक है, उसे हम वस्तु कहते हैं। और परावर्तन के पश्चात जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण करती है। समझ में आ गया वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है? अब सुनिए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पे एक वस्तु रखा है पॉइंट साइड का, और इस पे जो प्रकाश की किरणें हैं, कुछ प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, कुछ प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जा रही हैं। ठीक, तो ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलेंगी, परावर्तन यहाँ से हर एक बिंदु से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, जिस बिंदु पे मिलेंगी वहाँ पे क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब। और अगर ये वास्तव में मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात तो इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। रियल में मिल रहे हैं तो इससे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। ठीक है, और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार भी बता रहे हैं हम आपको। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में न मिला है, या न जाकर फैल जाई है, या न जाकर फैल जाए, वास्तव में न मिले, तो वहाँ पे कौन सी किरण बनती है, तो कि जबरदस्ती मिला रहे हैं हम, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे आभास हो रहा है मिलते हुए, तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक अगर यहाँ पे पेपर रखेंगे या कुछ रखेंगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा भाई। लेकिन इसके सामने अगर आप पेपर रख देते इमेज बनेगा, इसमें खुद ही दिखाई देगा। लेकिन इसमें हम बाहर देख सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर से जो लाइट निकल रहा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो वस्त्र, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है, हमारे यहाँ पे बन रहा है। ठीक, वो यहाँ से आ रहा है, वास्तविक इमेज बना रहा है, यहाँ पे दिखाई। क्लियर है चीजें, समझ में आया? प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है पता चला, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है पता चला। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पड़ जाएगा, आप व्हाट्सएप पे
मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पे होता है। अब गोली तत्पर से परावर्तन तथा किरण आरेख स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए।